जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के महासंग्राम मैराथन क्लास के बारे में। ठीक है, पेपर का क्या नाम है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है और उससे संबंधित जो कॉलेज हैं उनके लिए क्या है इस क्लास में, और अदर विश्वविद्यालय के लिए क्लास क्या है, तो ध्यान रखेंगे। आप लोगों का जो POL 307 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी POL 308 का पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के लिए है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, MJPRU है, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, BU झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी है, नीरज्जू भैया विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, और मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं सभी बच्चे सभी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में पूछा है प्रथम विश्व युद्ध, फिर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। और जो मैं आपको की पॉइंट प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है ना, पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है ना, इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 30 से अधिक, लगभग 36-37 देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, यह युद्ध मुख्य रूप से 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। 2 गुट कौन कौन से थे, पूछता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन था, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 से आया था, इटली, जापान और सर्बिया। ठीक है ना। अच्छा, प्रमुख धुरी राष्ट्र में कौन कौन सी थी, केंद्रीय शक्तियों में सेंट्रल पावर कौन कौन से थे, तो सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की थी, और बुल्गारिया था। ठीक है ना। अच्छा, कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक चला था। पूछता है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया, लगभग 4 वर्षों तक लड़ा गया था। पूछता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी सेरेजेवो में। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे की पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, एक क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक, लगभग 6 वर्षों तक। ठीक है, इसमें पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर कौन कौन से थे, जर्मनी, इटली और जापान थे। पूछता है मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या हुआ दुनिया में, तो लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे और लगभग 7-8 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था, इसमें कुल 32 देशों ने लगभग भाग लिया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, देखिए पेरिस शांति सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर 32 देशों यानी 32 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान सभी निर्णय मुख्य रूप से बिग फोर नेताओं के द्वारा लिया गया। बिग फोर नेता कौन कौन से थे, तो इसमें वुडरो विल्सन थे अमेरिका के, ब्रिटेन के डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे, फ्रांस के जॉर्जेस क्लीमेंसो और इटली के विटोरियो ऑरलैंडो। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन थे, डेविड लॉर्ड जॉर्ज।
प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस के तो जॉर्ज क्लीमेंसो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली के तो ध्यान रखेंगे विक्टोरियो आर्लैंडो, ठीक है ना, आर्लैंडो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान है आत्मसमर्पण किया था 2 सितंबर 1945 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट रहने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण की घोषणा की थी, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। सम्राट हिरोहितो ने इस दिन रेडियो पर इसकी घोषणा की, लेकिन आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर औपचारिक हस्ताक्षर 2 सितंबर 1945 को टोक्यो खाड़ी में यूएसएस यानी जो अमेरिका है, ठीक है ना, यूएस मिसौरी युद्धपोत पर किए गए थे। अच्छा, यहाँ आत्मसमर्पण और हस्ताक्षर दोनों अलग अलग डेट हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। आत्मसमर्पण की घोषणा की थी 15 अगस्त 1945 को। इसे विज डे, विक्ट्री ओवर जापान डे के रूप में मनाया जाता है। औपचारिक हस्ताक्षर इस पे हुए थे 2 सितंबर 1945 को। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आधिकारिक अंत हो गया था, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट का भी लिंक है, जा करके सारे क्लासेस आप लोग अटेंड करेंगे। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो जो हिटलर था प्रधानमंत्री बना था जर्मनी का 1933 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कब बना हिटलर? 1933, ठीक है, पाँचवें का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए, एडोल्फ हिटलर 30 जनवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री के समकक्ष पद पर बना। राष्ट्रपति पाल वान हिंडनबर्ग ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जर्मनी में जो हिटलर था, ठीक है, उसके जो प्रधानमंत्री के पद पर उसे किसने बैठाया था? राष्ट्रपति पाल वान हिंडनबर्ग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? तो जो एडोल्फ हिटलर था 30 अप्रैल 1945 को ये अपनी हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पूछा गया है, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था 1935 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? तो यह प्रवेश किया था 7 दिसंबर 1941, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 7 दिसंबर 1941 जापान ने हवाई हमले कर देता है अमेरिका के नौसैनिक अड्डे, कहाँ पर? पर्ल हार्बर पर, ठीक है। फिर 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, ठीक है। चलिए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? 7 दिसंबर 1941 को, ठीक है ना। जगह कौन सी थी? पर्ल हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 में, कोल्ड वार जिसे कहते हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखें, कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में इसे 1947 ट्रूमैन सिद्धांत से भी गिना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत, जो कोल्ड वार की शुरुआत है, कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में इसे 1947 ट्रूमैन सिद्धांत से गिना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 1945 में नाजी जर्मन के आत्मसमर्पण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के गठबंधन के टूटने के साथ मानी जाती है। शीत युद्ध का जो अंत है वो 1991 में हुआ था, ठीक है ना। पूछता है ना, अगर शुरुआत पूछेगा तो अंत भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। शुरुआत कब हुई थी और अंत कब हुई थी, ठीक है ना। 1991 में इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। अच्छा, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट हो गया और सोवियत संघ का नेता, तो सोवियत संघ का नेता उस समय थे निकिता ख्रुश्चेव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गलती हो सकती है, लेकिन जो मैं बोलूँगा सही बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में हुआ था। तो उस समय सोवियत संघ के जो सर्वोच्च नेता थे, प्रधानमंत्री यानी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव भी थे, वो निकिता ख्रुश्चेव थे, ठीक है ना। उन्होंने ही क्यूबा में अमेरिकी
परमाणु हथियारों के जवाब में सोवियत मिसाइलें तैनात करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ समझौते के बाद वापस लिया गया। पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर 1960 के बाद से शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तनाव शैथिल्य। चलें, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हार्ट लाइन समझौता कब हुआ? हार्ट लाइन समझौता हुआ था 1963 में। हार्ट लाइन समझौता क्या है गुरुजी? इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चले देखें, 20 जून 1963 को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के तनावपूर्ण दौर में दोनों परमाणु महाशक्तियों के बीच तत्कालीन संवाद को सुगम बनाने के लिए एक प्रत्यक्ष संचार लिंक स्थापित किया, जिसे आमतौर पर हॉटलाइन कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 1953 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना? 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे आइजनहोवर। ठीक है, आइजनहाइवर कहीं कहीं लिख करके देता है, तो ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। ओपेनहाइमर एक मूवी भी है। ठीक है ना, ओपेनहाइमर मूवी है, उसमें दिखाया जाता है कि जो परमाणु बम बनाया गया था वो जापान और नागासाकी पर गिराते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है ना, तो वो मूवी बहुत ही अच्छी है, ऐसी मूवी देखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सॉरी, इसमें की पॉइंट है कि एडवर्ड डी आइजनहाइवर 20 जनवरी 1953 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 1953 से 1961 तक 2 कार्यकालों के लिए सेवा की। उन्होंने हैरी एस ट्रूमैन के बाद पद संभाला था। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। कोल्ड वार का प्रमुख कारण क्या है? तो युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विचार, अमेरिका और शुभ सत्संग के बीच सैद्धांतिक मतभेद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लाल सेना निम्न में से किस देश की सेना को कहा जाता है? लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्यों कहा जाता है, क्या है इसमें खास बात, ध्यान देंगे यहाँ पर। लाल सेना का गठन कब हुआ था यह भी पूछेगा, तो 1918 में। ठीक है, रूसी गृह युद्ध के दौरान साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा किया गया था। लाल सेना का गठन कब किया गया? 1918 में, और वे 1946 तक इसी के नाम से जाना जाता था। यह मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की थल सेना थी। इसमें परिवर्तन कब हुआ लाल सेना में? तो 1946 में इसका नाम बदलकर सोवियत सेना यानी सोवियत आर्मी कर दिया गया था। पूछेगा लाल सेना का गठन कब हुआ था, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, लाल सेना कहाँ की थी? सोवियत की। इसका नाम कब बदला गया था? 1946 में। क्या रखा गया? सोवियत सेना यानी सोवियत आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? मार्शल योजना शुरू हुई थी 1948 में। ठीक है ना, कब? 1948। डी ऑप्शन आपका राइट है। मार्शल योजना शुरू हुई थी तो किसने शुरू की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मार्शल योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम ERP कहा जाता है, आधिकारिक तौर पर 3 अप्रैल 1948 को राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा आर्थिक सहयोग अधिनियम पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुई थी। यह अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई सहायता योजना थी, जो 1952 तक जारी रही। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी की गई। बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? 1948 में। ठीक है, 1948 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो की पॉइंट है इसे ध्यान से देखेंगे। बर्लिन नाकेबंदी, बर्लिन नाकेबंदी सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन द्वारा की गई थी। 24 जून 1948 से 12 मई 1949 तक इसे लागू रखी गई थी, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, सोवियत संघ, बर्लिन की नाकेबंदी किसने की थी? ध्यान रखिएगा, उस समय सोवियत के नेता कौन थे? जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? पूर्ण राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेसी पूर्ण तरीके से, तो 1992 में, 1992 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है ना, देखें
भारत ने 17 दिसंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दे दी थी कि यानी वो एक देश है, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए, है ना। मान्यता दी थी, राजनयिक के लिए मान्यता दी थी, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का समर्थक है? तो इसमें वुडरो विल्सन ये क्या है, आदर्शवादी उपागम के समर्थक हैं, ठीक है ना। E.H. कार, हर्बर्ट बटरपिट और ये आर नायबुहर बुहर ये यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हर्ष मर्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? तो शक्ति यानी पावर, ठीक है ना, पावर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है हर्ष मंगेर्थाउ ने दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है ना। मर्गेंथाउ, हंस मर्गेंथाउ, तो हंस मर्गेंथाउ जो है ये आपके राष्ट्रों के बीच राजनीति से संबंधित हैं, ठीक है। तीसरा आपका इसमें पहले का हो गया तीसरा, ठीक है। E.H. कार किससे संबंधित हैं? E.H. कार आपके संबंधित हैं 20 वर्षों के संकट से। दूसरे का हो जाएगा आपका चौथा। केनेथ वाल्टज किससे संबंधित है भैया? केनेथ वाल्टज संबंधित हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत से, ठीक है। तीसरे का हो गया दूसरा। रिसॉल्विंग टी जो है ये आपके संबंधित है संघर्ष की युक्ति से। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला देख लेंगे कि कहाँ पर है। तीसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यथार्थवादी दृष्टिकोण आधारित है। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है ये किस पर आधारित है? तो शक्ति दृष्टिकोण पर एवं राष्ट्रीय हित पर आधारित है यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पराश्रिता की अवधारणा 1960 के दशक में इनमें से उद्विकसित हुई। पराश्रिता की अवधारणा 1960 के दशक में इनमें से विकसित हुई। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका? तो लैटिन अमेरिका में विकसित हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए पराश्रिता की अवधारणा क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। डिपेंडेंसी थ्योरी 1960 के दशक में लैटिन अमेरिका में विकसित हुई थी। यह सिद्धांत मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था, जो मानते थे कि विकासशील देशों की गरीबी विकसित देशों की समृद्धि के कारण है और वे संसाधनों के शोषण के माध्यम से उन पर निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्यवस्था विश्लेषण के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? व्यवस्था विश्लेषण का मॉडल किसने दिया था यह भी पूछता है, तो मार्टर कप्लान ने दिया था, ठीक है। और यहाँ क्या पूछा है, व्यवस्था विश्लेषण के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? तो शक्ति का संतुलन पहले होता है, दूसरे नंबर पर ढीली ध्रुवीयता, तीसरे पर कठोर ध्रुवीयता और चौथे पर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4। मार्टर कप्लान द्वारा सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है, 1957 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है सर जी। तो इसी पुस्तक में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मॉडलों का सही अनुक्रम बताया था इन्होंने, जो ऐतिहासिक और सैद्धांतिक रूप से शांति संतुलन से लेकर अधिक कठोर और संरचनाओं की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। सही अनुक्रम क्या है? तो पहले शक्ति का संतुलन है। शक्ति का संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, सबसे पुराना और लचीला मॉडल है शक्ति का संतुलन। फिर आता है ढीली ध्रुवीयता, ठीक है ना। ढीली ध्रुवीयता क्या है? शक्ति संतुलन के टूटने के बाद जिसमें गुटनिरपेक्ष देश शामिल हो सकते हैं। तीसरा है कठोर ध्रुवीयता, तो इसमें क्या है, जब गुटनिरपेक्ष देशों के लिए भी किसी एक ब्लॉक से जुड़ना अनिवार्य हो जाता है, तो वो कठोर ध्रुवीयता है। सार्वभौमिक या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है? यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र केंद्र में आ जाता है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर पूछा गया है, विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया। विश्व व्यवस्था विश्लेषण पेश किया गया था इमैनुअल वालरस्टीन के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कई सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। विश्व व्यवस्था विश्लेषण वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस सर्वप्रथम इमैनुअल वालरस्टीन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है सर जी। तो 1970 के दशक में, विशेष रूप से 1974 में उनकी एक पुस्तक थी वालरस्टीन की, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है ना। इसी पुस्तक में इन्होंने विश्व व्यवस्था विश्लेषण वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस को प्रमुखता से सामने रखा था। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी जो मॉडल है इसको किसने दिया था। तो वालरस्टीन ने दिया था। ठीक है ना। कोर, सेमी पेरीफेरी या फिर पेरीफेरी, इसमें विभाजित किसने किया था। वालरस्टीन ने किया था। ठीक है ना। और ये जो ढांचा है कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरी का, इस सैद्धांतिक ढांचे का जनक माना जाता है वालरस्टीन को। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तो यह मार्क्सवाद और निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी से प्रभावित है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलान करना। ठीक है भैया, चले मिलान करते हैं। मार्टर कैप्लान किससे संबंधित है। मार्टर कैप्लान बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें ये आपके व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, ऊपर आपने पढ़ा है। ठीक है ना, व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। पहले का तीसरा हो जाएगा। आंद्रे गुटर फ्रैंक, ये आपके पराश्रयता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी से ऊपर जो पढ़े हैं आप लोग। दूसरे का इसमें आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। मार्गेनथाउ, हंस मार्गेनथाउ किससे संबंधित है। हंस मार्गेनथाउ ये आपके यथार्थवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा तीसरे का दूसरा। और मिखाइल गोर्बाचेव ये आपके किससे संबंधित है, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें चौथे का पहला हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। ठीक है ना, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला किसमें है। बिल्कुल, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलें एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। मार्टर कैप्लान किससे संबंधित हैं, व्यवस्था सिद्धांत यानी सिस्टम थ्योरी से। आंद्रे गुटर फ्रैंक पराश्रय सिद्धांत से संबंधित है यानी डिपेंडेंसी थ्योरी से। हंस मार्गेनथाउ ये यथार्थवाद के सिद्धांत से जुड़े हैं। और मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं ये आपके पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्त से जुड़े हैं। ठीक है ना, ग्लासनोस्त से। बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है इसमें, एक्स और वाई के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों एक ही जैसे होगा, एक्स और वाई। ठीक है ना, ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो MC ग्रेगर के द्वारा एक्स और वाई सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें है क्या क्या चीज़ है ये सर जी बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। डगलस मैकग्रेगर ने अपनी 1960 की पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज पुस्तक किसने लिखा है, डगलस मैकग्रेगर ने लिखा है। ठीक है, इसी पुस्तक में प्रबंधन के इन दो सिद्धांतों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को प्रस्तुत किया। अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है गुरुजी। तो थ्योरी एक्स क्या बताता है, तो थ्योरी एक्स कहता है क्या है थ्योरी एक्स। तो थ्योरी एक्स एक निराशावादी दृष्टिकोण है जो मानता है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। और जो थ्योरी वाई है ये मानता है कि थ्योरी वाई मानता है कि आशावादी दृष्टिकोण है। थ्योरी क्या है, थ्योरी वाई एक आशावादी दृष्टिकोण है जो मानता है कि कर्मचारी स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वुड्रो विल्सन प्रस्तावक थे रचनावाद के, आदर्शवाद के या फिर यथार्थवाद के। किसके प्रस्तावक थे, तो आदर्शवाद के प्रस्तावक थे वुड्रो विल्सन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है, यथार्थवाद मुख्य रूप से विश्वास करता है। यथार्थवाद किसमें विश्वास करता है, तो यथार्थवाद विश्वास करता है युद्ध और संघर्ष में। याद रखिएगा यथार्थवाद। फिर पूछेगा कि आदर्शवाद किसमें विश्वास करता है, तो आदर्शवाद आपका मुख्य रूप से विश्वास किसमें करेगा बताइए। आदर्शवाद विश्वास करेगा व्यापार और सहयोग में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर है, यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार है। जो यथार्थवाद है इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सार है वो सत्ता की खोज है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि यथार्थवाद एक सामान्य दर्शन है जिसे किसका विरोधी माना जाता है। तो यथार्थवाद क्या है, एक सामान्य दर्शन है। यह विरोधी किसका मानता है, तो आदर्शवाद का विरोधी है। ठीक है ना, यथार्थवाद का उल्टा हो जाएगा आदर्शवाद, ऐसे याद रखिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर पूछा है, राजनय यानी डिप्लोमेसी के लिए मॉर्गेनथाउ कितने नियमों का उल्लेख करता है। डिप्लोमेसी के लिए जो मॉर्गेनथाउ है ये 9 प्रकार के नियमों का उल्लेख करता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, 9 नियमों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी पहला है 4 मौलिक नियम जिसे फंडामेंटल रूल्स कहते हैं, और 5 समझौते से संबंधित नियम, रूल्स रिलेटिंग टू कंप्रोमाइज, जैसे कि गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते के लिए तैयार रहना। मौलिक नियम क्या है, तो मौलिक नियम है जैसे कि राजनय को यानी जो डिप्लोमेट है वो धर्म युद्ध की भावना से मुक्त होना चाहिए, विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव उदारवाद निम्न को प्रोत्साहन देते हैं। जो नव उदारवाद है ये किसको प्रोत्साहन देते हैं, तो मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार दोनों को। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर है। ठीक है, पूछा गया है कि सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सैमुअल हंटिंगटन इस पुस्तक को लिखे हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश में भी देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है ना, सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक सैमुअल हंटिंगटन है। जो यह पुस्तक है 1996 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, 1993 में फॉरेन अफेयर्स जनरल में प्रकाशित उनके लेख का विस्तार थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में नव यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है। नव यथार्थवाद सिद्धांत का अग्रणी कौन है भैया, वाल्टज, केनेथ वाल्टज नव यथार्थवाद सिद्धांत के अग्रणी हैं इसमें। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। देखें, नव यथार्थवाद यानी नियो रियलिज्म के प्रमुख प्रणेता केनेथ वाल्टज माने जाते हैं, जिन्होंने 1979 में अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से इस सिद्धांत को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण के मार्टर कप्लान के मॉडल्स शक्ति संतुलन है, ढोली ध्रुवीयता है, ढोली ध्रुवीयता नहीं है। ठीक है ना, द्विध्रुवीयता है, यहाँ कठोर द्विध्रुवीयता या फिर सभी। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टर कप्लान के मॉडल कौन से हैं बताइए। बिल्कुल शक्ति संतुलन है, द्विध्रुवीयता है और कठोर द्विध्रुवीयता। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, भूलना नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया है। किसने अभिव्यक्त किया है, हंस मॉर्गेनथाउ ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कब हुआ। तो प्लेटो का जन्म हुआ था 428 या फिर 427 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, इनके जन्म और मृत्यु को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतभेद रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मृत्यु इनका 348 या 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एथेंस ग्रीस में। आपके इसमें, ठीक है, जो प्लेटो हैं, प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। ठीक है, प्लेटो का शिष्य कौन था, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के लेखक हैं। इसको लिखा किसने है, रॉबर्ट गिल्पिन के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। ठीक है, 1987 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि कौन यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है। यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है हंस मॉर्गेनथाउ। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 43 नंबर पूछा गया है, बियॉन्ड द नेशनल स्टेट किसकी रचना है। तो यह रचना है अर्नेस्ट
हक्सले की, ठीक, बियॉन्ड द नेशन स्टेट, बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान से पढ़ेंगे, बियॉन्ड द नेशन स्टेट फंडामेंटलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 1964 में यह बुक लिखी गई थी। पुस्तक अर्नेस्ट हर्कले, क्या इनका नाम है, ठीक है, अर्नेस्ट हक्सले, या फिर यहाँ पर ध्यान से दिया गया अर्नेस्ट बी हास इनका नाम है, ठीक है ना। तो दो तरीके से इनका नाम लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ऑप्शन में हक्सले भी लिख करके देता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया है आपको, ताकि आपका उत्तर गलत ना हो, ठीक है ना। इस पुस्तक में उन्होंने 9 प्रकार्यवाद, ठीक है ना, 9 प्रकार्यवाद और क्षेत्रीय एकीकरण, रीजनल इंटीग्रेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, कौन मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत राजनीति के सामान्य सिद्धांत का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो यह हंस मर्गेंथाउ मानते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर, निम्न में से कौन एक यथार्थवादी नहीं है? यथार्थवादी कौन नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं वुडरो विल्सन आपके यथार्थवादी नहीं हैं, आदर्शवादी हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का, बाकी ये तीनों आपके यथार्थवादी हैं। देखिए वुडरो विल्सन, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे लीग ऑफ नेशंस, नैतिकता और कानून पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, यथार्थवादी विचारकों में से कौन राजनीति की 3 छवियों की पहचान करता है? राजनीति की 3 छवियों की पहचान करता है केनेथ वाल्टज, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब 3 छवियाँ क्या है, तो इसके बारे में जान लीजिए। केनेथ वाल्टज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैन द स्टेट एंड वार, पूछता है आपके एग्जाम में, मैन द स्टेट एंड वार, इस पुस्तक को किसने लिखा है? केनेथ वाल्टज ने, 1959 में प्रकाशित हुई। इसमें युद्ध के कारणों को समझने के लिए विश्लेषण के 3 स्तरों या छवियों की पहचान की है केनेथ वाल्टज ने। प्रथम छवि क्या है? फर्स्ट इमेज मनुष्य के स्वभाव के भीतर होता है। द्वितीय छवि जो है राज्यों के आंतरिक ढांचे के भीतर होता है। तृतीय छवि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर होता है, ठीक है ना, जिसे अराजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है आधुनिक आदर्शवादी सोच के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। आधुनिक आदर्शवादी सोच, ठीक है ना, इसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक कौन सा है? लोकतांत्रिक शांति समझौता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर पूछा गया है, नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है कूटनीति है, मानव स्वभाव है, राज्य है या अराजकता है? नव यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्या है? अराजकता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में शामिल है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में कौन कौन से शामिल होते हैं? नेशनल पावर के तत्वों में नेतृत्व और कूटनीति होती है, प्राकृतिक संसाधन, विचारधारा, भूगोल, जनसंख्या और तकनीकी, ये सभी होती है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में कौन शामिल नहीं है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी ना, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर, राष्ट्रीय हित किसका प्राण तत्व है? राष्ट्रीय हित, ठीक है, ये प्राण तत्व है विदेश नीति का, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि राष्ट्रीय शक्ति में यानी नेशनल पावर में सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक घटक है। जलवायु, स्थलाकृति, अवस्थिति और क्षेत्रफल, ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर में भी आपको पढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति होती है वो सापेक्ष होती है, ये भी पढ़ाया है, 52 का ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 53 नंबर, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त एवं अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया? तो पामर एवं पार्किंसन ने किया है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर है, थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा है? तो इन्होंने 6 वर्गों में बांटा है थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित को, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 6 वर्गों में बांटा है, तो 6 वर्ग कौन कौन से हैं? तो 6 वर्ग में आता है पहले प्राथमिक हित, राज्य की भौतिक, राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होता है इसमें।
द्वितीय हित में विदेशों में नागरिकों की सुरक्षा, राजनयिक उन्मुक्तियाँ होती हैं। तीसरे हित में क्या है? तीसरे हित में है राज्य के दीर्घकालिक और स्थिर हित। चौथे में क्या है? परिवर्तन हित, ठीक है ना, बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होने वाले हित। सामान्य हित यानी बड़े क्षेत्र या कई देशों पर लागू होने वाले। छठा है विशिष्ट हित, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है देखें। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन सा है? राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का प्रमुख साधन है आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद और उपनिवेश, ठीक है ना। इसमें युद्ध भी है, कूटनीति भी है, प्रचार और राजनीतिक युद्ध भी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है। किस पर महत्व दिया है? राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, किसके अनुसार, ठीक है, हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही कोई हमारा सदा बना रहने वाला शत्रु है, केवल हित ही शाश्वत है। तो ये जो स्टेटमेंट है लॉर्ड पामस्टन ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रों के बीच तनाव की कमी को कहा जाता है। जो राष्ट्र हैं, अच्छा पॉलिटिकल साइंस में जो देश होते हैं ना, जो देश होते हैं इनको राष्ट्र पढ़ा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी देशों के बीच तनाव की कमी को क्या कहा जाएगा? डिटेंट कहा जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देखें। कौन शक्ति संतुलन की विशेषता है? शक्ति संतुलन की विशेषता है राष्ट्रीय हित, इसका आधार होता है शक्ति संतुलन का। शक्ति संबंधों में किसी प्रकार का संतुलन होता है। शक्तियों के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियां होती हैं, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, सुरक्षा परिषद के पास कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का, ठीक है ना। 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल 5 अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर हैं। ये सदस्य कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। बी ऑप्शन आपका राइट है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जाता है। उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान AEET की स्थापना की, जिसे अब उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के रूप में जाना जाता है। वे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के पहले अध्यक्ष थे। ये करंट अफेयर्स में भी पूछेगा, बहुत सारे UPP के कई सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। किसने कहा शक्ति एक निराशाजनक संप्रत्यय है? तो ये कहा था जेम्स मार्च ने। क्या कहा था इन्होंने? शक्ति एक निराशाजनक संप्रत्यय है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामूहिक सुरक्षा की मान्यता है। सामूहिक सुरक्षा की मान्यता क्या है? सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्टन कपलान के अनुसार शक्ति संतुलन प्रणाली का सबसे संभावित परिवर्तन निम्न में से है। कौन है? तो द्विध्रुवीय प्रणाली है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, एक ध्रुवीय स्थिति जिसे जॉर्ज बुश जूनियर ने शक्ति संतुलन के पक्ष में बताया, तो वह स्वतंत्रता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस विचारक ने शक्ति संतुलन का 8 अर्थ बताया? 8 अर्थ बताया है अर्नेस्ट हास यानी अर्नेस्ट हैकेल ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अर्नेस्ट हास ने 1953 में अपने लेख द बैलेंस ऑफ पावर
प्रेस्पेक्शन कंसेप्ट या फिर प्रोपेगेंडा में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर शब्द के 8 अलग अलग अर्थों की पहचान की है। वो 8 अर्थ अलग अलग कौन से हैं? शक्ति का वितरण है, साम्यावस्था का संतुलन है, प्रभुत्व या आधिपत्य है, शक्ति और शांति, ठीक है ना, अस्थिरता और युद्ध, शक्ति की राजनीति, इतिहास का सार्वभौमिक नियम, नीति निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका। ये 8 प्रकार के उन्होंने, ठीक है ना, ये 8 प्रकार के उन्होंने विचार दिए हैं शक्ति संतुलन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है देखें, शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है एक राष्ट्र पर, दो राष्ट्र पर? नहीं, बहुत सारे राष्ट्रों पर शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए, शक्ति संतुलन का साधन है। शक्ति संतुलन का साधन क्या है? शक्ति की प्रबलता, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, ठीक है ना, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर है, शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है, यह कहा जाता है। तो शक्ति की राजनीति कहा जाता है इसे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? निशस्त्रीकरण होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, मोतीलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, किसने कहा था निशस्त्रीकरण होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन को किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक नियम कहकर पुकारा? तो यह मार्टिन राइट ने, ठीक है ना, मार्टिन राइट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मौलिक नियम कहकर पुकारा था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण के दौर का अंत हो? तो यह मर्गेनथाउ ने कहा था, या फिर इनके अनुसार स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूछा गया है, क्विंसी राइट ने शक्ति संतुलन की कितनी मान्यताओं का उल्लेख किया है? तो इसमें 5 मान्यताओं का उल्लेख किया है। 74 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन है। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन कौन से हैं? तो देखें, क्षतिपूर्ति है, शस्त्रीकरण है और हस्तक्षेप, ये तीनों हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? 76 नंबर, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड यूनाइटेड नेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक को किसने लिखा भैया बताइए? एम.ओ. नायडू ने लिखा है, बिल्कुल। ए ऑप्शन आपका राइट है इसमें 76 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निशस्त्रीकरण आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कब किया गया? तो यह किया गया था 1952 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 77 का, ठीक है ना। 77 का सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग यूएनडीसी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 जनवरी 1952 को किया गया था। इस आयोग की स्थापना परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटीबीटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 79 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय रेंज परमाणु बल संधि INF पर 1987 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो रीगन और गोर्बाचेव के बीच में INF पर हस्ताक्षर किए गए थे 1987 में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 79 का। अब इसके बारे में क्या है गुरुजी? तो ध्यान दीजिएगा, देखें, अंतर्राष्ट्रीय रेंज परमाणु बल संधि INF पर 8 दिसंबर 1987 को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ भैया बताइए? जेनेवा, वियना, पेरिस, ब्रुसेल्स कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और इसके सैन्य उपयोग को रोकना।
वियना इंटरनेशनल सेंटर यूएनओ सिटी वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए ऑप्शन में वियना दिया है ना, वियना नहीं देगा अगर तो ऑस्ट्रिया देता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, भारत और भूटान के बीच प्रथम संधि हुई, प्रथम संधि इनके बीच कब हुई थी, 1949 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, संधि पर हस्ताक्षर 8 अगस्त 1949 को कहाँ हुए थे, दार्जिलिंग में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है ना। स्थान का नाम पूछेगा तो दार्जिलिंग। सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ कब अलग हुआ था, 25 दिसंबर 1991 को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। देखिए 25 दिसंबर 1991 की रात को सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था और सोवियत संघ यूएसएसआर का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या नीति थी, शीत युद्ध के दौरान भारत की नीति थी, बताइए क्या नीति थी। सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं थी शीत युद्ध के दौरान भारत की नीति, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। न्यूट्रल था भारत, ठीक है ना, न्यूट्रल अपने आप को दर्शाया। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 1990। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेता थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर पूछा गया है, विज्ञान बनाम परंपरावाद को किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई महान बहस की संज्ञा दी, तो यह दी थी मार्टिन कैपलान ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस मर्गेंथाउ के विचार की सही अभिव्यक्ति नहीं है, तो मर्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मर्गेंथाउ की मान्यता है कि राज्य का व्यापार राष्ट्रीय हित और नैतिकता द्वारा निर्धारित होना ही है, तो ये गलत है। ये क्या है, इनका गलत सही अभिव्यक्ति नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलें, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे और ज़रूर भेजे थे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और जितने बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। इस पर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। पूछा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व क्या है भैया, तो राष्ट्रीय हित होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख तत्व, शक्ति एवं सहयोग और विवाद, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है ना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।